रक्षा मंत्रालय ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान कर दिया। सेवेरोडोनेत्स्क पर जीत का दावा करने के साथ ही रूसी फौज ने अब यूक्रेन के दूसरे शहरों पर कब्जे के लिए हमले तेज कर दिए। और खबर है कि सेवेरोडोनेत्स्क को अपने कब्जे में लेने के बाद पुतिन चेर्निव और लवीव के साथ यूक्रेन के दूसरे शहरों को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने रूसी फौज को और ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। लंबे समय से लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी सेना यूक्रेन के जवानों को पीछे खदेड़ने के लिए लगातार जोरदार हमले कर रही थी। यही नहीं, पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे का दावा किया। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. असल में लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर पर कब्जे के लिए रूसी सेना चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने में जुटी थी। और खबर है कि चेचन लड़ाकों की मदद से ही रूस की सेना सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर पाई, क्योंकि काफी समय से रूस के जवान यूक्रेन की फौज से यहां मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अकेले वो ज़ेलेंस्की की सेना पर उतने हमले नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें सेवेरोडोनेत्स्क में जीत दिला सके। पर जैसे ही पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी, उनके लड़ाकों ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि सेवेरोडोनेत्स्क पर जीत के साथ रूस की सेना का पूरे लुहांस्क पर कब्जा हो गया। दावा है कि पुतिन अब सेवेरोडोनेत्स्क के पास वाले दूसरे इलाकों को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और इसके लिए भी उन्होंने अपनी सेना के साथ यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में चेचन लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने भी बैठकें तेज कर दी। मुंबई में आशीष शेलार समेत बीजेपी के कई नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, जहां पार्टी ने आगे की रणनीति तय की। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मुंबई एयरपोर्ट पर जुटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए। हालांकि तारीख और समय नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बीजेपी कार्यकर्ता बागी शिवसेना विधायकों के स्वागत का जिम्मा संभालेंगे। उधर इसी सियासी घमासान के बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बाद मंत्री छगन भुजबल की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं विदेशी कर्ज चुकाने में नाकाम होने के बाद अमेरिका रूस पर नई पाबंदियों की बौछार करने की तैयारी में जुट गया, जिसकी वजह से 100 साल के बाद विदेशी कर्ज का भुगतान करने में डिफॉल्टर हो चुके रूस की मुश्किल और बढ़ सकती है। और रूस पर नए प्रतिबंधों की ये बरसात हो सकती है जर्मनी में चल रही G7 की बैठक के दौरान। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर पुतिन को यूक्रेन में युद्ध लड़ने लायक नहीं छोड़ने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत रूस की उन रक्षा कंपनियों और कमाई के दूसरे बड़े साधनों को निशाने पर लिया जाएगा जिनकी वजह से पुतिन को जंग के बीच भी मोटा मुनाफा हो रहा है। मतलब यह कि अमेरिका रूस की कमाई को वो सारे रास्ते बंद कर देना चाहता है, जिसकी वजह से पुतिन 4 महीने बाद भी यूक्रेन युद्ध में पूरी ताकत झोंकने को तैयार नजर आ रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ने अब रूस को कर्ज के बोझ तले दबाने के लिए उसके तेल के कारोबार पर नकेल कसने का प्लान तैयार किया है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल की कीमत कम रखने के उपाय लागू किए जाएंगे। दावा है कि प्रतिबंध लगने के बावजूद तेल के जरिए रूस ने युद्ध के दौरान करीब 230 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में 18,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। साथ ही रूस से सोने का आयात भी बैन किया जा सकता है, जो रूस की आमदनी का बड़ा स्रोत रहा है। 2020 में रूस ने सोने के निर्यात से करीब 1900 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और ऐसा हुआ तो पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रही रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर सकती है। रूस खुद मान चुका है कि उसकी जीडीपी इस साल करीब 12% गिरने वाली है, और अब जबकि वो अपने 50 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ के कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रहा है, तो उसकी साख ही नहीं गिरी, बल्कि अब रूस से कंपनियों का निकलना भी तेज हो जाएगा। इसीलिए डिफॉल्टर होने से बचने के लिए रूस ने कर्ज को चुकाने की 26 जून की डेडलाइन को पूरा करने की हर संभव कोशिश भी की थी। और रूस ने यह दलील भी दी कि वो अपनी करेंसी रूबल में कर्जदारों को भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम रूस को इसकी इजाजत नहीं देते। जबकि रूस की आर्थिक हालत अभी इतनी खराब नहीं हुई है कि वो 4000 करोड़ रुपए का कर्जा भी न दे पाए, लेकिन परेशानी तो इसलिए हुई क्योंकि उसके पास देने के लिए इतने डॉलर नहीं थे। उसके बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो रूबल को डॉलर में बदलने में भी नाकाम है। जबकि अमेरिकी बैंकों ने रूस पर ही बैन लगा दिया है। अमेरिका के बैंकों में तो रूस का बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार जमा है, लेकिन रूस अपने ही पैसे को छू तक नहीं पा रहा। दोनों परेशानियों की वजह से इस वक्त रूस बुरी तरह लाचार है। ऐसे में नए प्रतिबंध उसकी लाचारी को और बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं।
और चीनी मीडिया ने सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया। चीनी मीडिया ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। वीडियो में चीनी सैनिक कराकोरम रेंज में सैन्य अभ्यास करते दिखे। सैन्य अभ्यास के दौरान चीनी सेना ड्रोन को निशाना बनाते और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते नजर आई। चीन के गुआंगशी में भारी बारिश से मची तबाही। बाढ़ से 37 लाख से अधिक लोग प्रभावित। यूपी के हरदोई में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और चाकूबाजी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। इस बीच भारत में विमानों पर लिखे वीटी कोड को अंग्रेजी शासन की याद दिलाने वाला बताकर उसे बदलने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने विमानों पर लिखे वीटी कोड को बदलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से विमानों पर लिखे वीटी कोड को बदलने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की। विमानों के पिछले हिस्से में खिड़की के ऊपर लिखे वीटी कोड ऐसे कोड होते हैं जो देश में रजिस्टर्ड हर विमान के लिए जरूरी होते हैं और अब इन्हीं वीटी कोड को बदलने की मांग की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया कि ये वीटी कोड भारत की गुलामी के दौर की याद दिलाते हैं। याचिका में कहा गया कि विमानों पर बने वीटी कोड ब्रिटिश राज का प्रतीक है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में से यह मांग की कि वो केंद्र सरकार को विमानों पर लिखे वीटी कोड बदलने के निर्देश दें। याचिका में दावा किया गया कि आजादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक वीटी कोड को अब तक बदला नहीं गया, जो कि भारत में रजिस्टर किए गए हर विमान पर लिखा होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसे ब्रिटिश राज का प्रतीक क्यों बताया जा रहा है। तो इसका जवाब यह है कि बीजेपी नेता की याचिका में वीटी का जो मतलब बताया गया वो अंग्रेजों के भारत पर शासन से जुड़ा है। भारत गुलाम था तो ये वीटी कोड मिला था अंग्रेजों की तरफ से। याचिका के मुताबिक विमानों के रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले 2 अक्षर वीटी का मतलब विक्टोरियन टेरिटरी और वाइसरॉय टेरिटरी है, यानी वो देश या इलाका जहां विक्टोरिया या फिर वाइसरॉय का शासन हो, जो कि अंग्रेजों के शासन के दौर में हुआ करता था। और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि यही वीटी कोड विमानों पर आज भी लिखा हुआ है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक किसी भी देश में हर विमान का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन कोड उस विमान की पहचान होता है। और विमानों पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले 2 अक्षर किसी देश का कोड होते हैं, जबकि बाकी के 3 अक्षर विमान से जुड़ी कंपनी तय करती है या चुनती है। भारत के लिए 1929 में ब्रिटेन ने कंट्री कोड के तौर पर वीटी अक्षरों को तय किया था। उस वक्त जिन जगहों पर ब्रिटिश शासन था वहां की एयरलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कोड की शुरुआत वी अक्षर से ही होती। बाद में चीन, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका ने अपने विमानों पर लिखे कोड बदल दिए, लेकिन 93 साल बाद भी भारतीय विमानों पर वही वीटी कोड लिखा हुआ जो 1929 में तय किए गए थे। और यह पहला मामला नहीं है जब विमानों पर लिखे वीटी कोड को बदलने की मांग की गई। इससे पहले 2016 में बीजेपी के सांसद रहे तरुण विजय ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था, जबकि पिछले साल लोकसभा में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने वीटी कोड को अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बताते हुए इसे बदलने की मांग की थी। बीजेपी सांसद का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने साफ कर दिया था कि वीटी कोड का मतलब वाइसरॉय टेरिटरी नहीं है। यानी सरकार की तरफ से लोकसभा में ये बता दिया गया था कि वीटी कोड और वाइसरॉय टेरिटरी के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही वीके सिंह ने अपने जवाब में ये भी बताया था कि विमानों पर लिखे वीटी कोड बदलने में भारी खर्च आएगा और विमानों को कई दिनों तक खड़ा करना होगा, जिससे उड़ानों पर भारी असर होगा। लेकिन पिछले साल लोकसभा में सरकार के जवाब देने के बाद भी बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वीटी कोड बदलने के लिए याचिका दी गई। और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यपाल ने यहां पर जानकारी मांगी है इस पूरे मसले पर। उद्धव सरकार से ये जानकारियां मांगी गई हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मंजूर प्रस्तावों की जानकारी उनकी ओर से यहां पर मांगी गई है। 22 से 24 जून के प्रस्तावों की जानकारी, डिटेल्स यहां पर राज्यपाल द्वारा मांगी गई हैं उद्धव ठाकरे से। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राज्यपाल ने यहां पर तमाम डिटेल्स मांगी हैं, जो जानकारियां हैं वो मांगी गई हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उद्धव सरकार से ये जानकारियां, ये डिटेल्स मांगी गई हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो हाल ही में उनको कोरोना हुआ था, लेकिन उससे ठीक होकर अब वो वापस लौट आए हैं और अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। 22 से 24 जून के जो प्रस्ताव थे उनको लेकर ये जानकारियां मांगी गई हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार किस तरीके से महाराष्ट्र में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है, यह हमने सबने देखा। और किस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। हालांकि
हमने देखा है कि विधायक लगातार गुवाहाटी में मौजूद हैं और अब भी उनके जाने का वहां पर सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में आ गए हैं राज्यपाल और तमाम जानकारी यहां पर उनकी ओर से मांगी गई हैं। 22 से 24 जून के जो प्रस्ताव थे उनको लेकर उद्धव सरकार से ये डिटेल्स और जानकारियां मांगी गई हैं। मंजूर प्रस्तावों की जानकारी यहां पर मांगी गई है। 22 से 24 जून के बीच में जो भी प्रस्ताव थे उनकी डिटेल्स मांगी गई है। और प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से घंटों की पूछताछ की और देर रात ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ खत्म होने के बाद निकली जैकलीन। और बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली से जुड़े मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए वो ईडी दफ्तर पहुंची थी। ईडी के समक्ष वो पेश हुई थी और इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन से ईडी ने कई बार पूछताछ की है और एक बार फिर से वो ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवाने कल पहुंची थी। सुकेश चंद्रशेखर से पूरा मामला जुड़ा हुआ है और उसी को लेकर 200 करोड़ की वसूली का ये पूरा मामला था। उसको लेकर अपना बयान दर्ज करवाने ईडी के समक्ष एक बार फिर से पेश हुई थी जैकलीन फर्नांडिस। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र संकट पर बीजेपी की बड़ी बैठक यहां पर होगी। बीजेपी लगातार अपनी नजर बनाई हुई है पूरी हलचल पर। बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक होगी फडणवीस के आवास पर। सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। बैठक में सियासी हलचल पर चर्चाएं हो सकती हैं, आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। महाराष्ट्र संकट लगातार बना हुआ है और ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से सियासी पारा अब गर्म होता हुआ जा रहा है। तमाम विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है और वेट एंड वॉच की पॉलिसी उसने अपनाई हुई है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि आज फडणवीस के आवास पर एक बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक होगी और उसमें तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है, आगे की रणनीति पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। वहीं धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। फर्जी दस्तावेज से साजिश करने के मामले में घिरी तीस्ता सीतलवाड़ के पुराने सहयोगी का बड़ा आरोप। रईस अहमद का बयान, कहा न्याय दिलाने के नाम पर पीड़ितों से उगाही करती थी तीस्ता सीतलवाड़। ये उनका एक तरह का तरीका था विक्टिमों को सामने लाना और फिर लोग जो है वो पिछले रास्ते से उनको फंड दिया करते थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में देर रात अमृतसर लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर पुलिस ने 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड में लिया है। अमृतसर पहुंचे लॉरेंस को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन में रखा गया है। उधर नेपाल की राजधानी काठमांडू में गोलगप्पे की बिक्री पर बैन लगा दिया गया, यानी अब वहां गोलगप्पे नहीं बेचे जा सकेंगे। प्रशासन ने इसके लिए गोलगप्पे में इस्तेमाल किए जा रहे पानी को कसूरवार ठहराया, क्योंकि काठमांडू प्रशासन का दावा है कि उसने गोलगप्पे के पानी की जहां भी जांच की उसे पानी में हैजा बीमारी के बैक्टीरिया मिले, जिस वजह से उसे वहां गोलगप्पे की बिक्री पर रोक लगाने जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि काठमांडू में अब तक हैजे के 12 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 5 था। 7 मरीजों के हाल ही में वहीं के एक अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 12 हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जो 5 मरीज पहले अस्पताल में भर्ती किए गए थे वो ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रशासन को डर है कि ये बीमारी तेजी से काठमांडू और फिर उसके बाद आसपास के शहरों में न फैल जाए, इसलिए शहर की भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गोलगप्पे की बिक्री पर रोक लगाने के इस फैसले को वो शुरुआती फैसले के तौर पर देख रहा है, ताकि काठमांडू में हैजा फैलने के खतरे को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि भारत की ही तरह नेपाल में भी गोलगप्पे लोगों की पसंदीदा खाने की चीजों में शुमार हैं। ऐसे में वहां के लोगों में इस फैसले से मायूसी तो देखी गई, लेकिन प्रशासन के मुताबिक इस स्तर पर ऐसा करना जरूरी था ताकि हैजे को फैलने से रोका जा सके और नेपाल में हाहाकार न मच जाए, क्योंकि हैजा ऐसी बीमारी है जो इंसान के शरीर को बेहद कमजोर बना देती है और कई मामलों में यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि हैजा एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि खाने या पानी के साथ शरीर में पहुंचता है। अमूमन गंदे पानी और खराब खाने की वजह से यह बीमारी फैलती है और इसके मरीज को उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। यही नहीं, मरीजों के ब्लड प्रेशर पर भी असर हो सकता है। किसी का ब्लड प्रेशर अचानक लो तो किसी का अचानक हाई होने की शिकायत हो सकती है। हैजे की वजह से मांसपेशियों में दर्द और मरीज को घबराहट की शिकायत भी होती है। इसलिए इस तरह के लक्षण सामने आने पर नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। शिंदे समर्थकों ने संजय राउत को निशाने पर लिया। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने बीजेपी से गठबंधन टूटने के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया।
वहीं मुंबई के पास ठाणे नगर निगम के सामने कुछ लोगों ने संजय राउत का पुतला जलाया। इन सबके बीच ईडी ने जमीन मामले में संजय राउत को सुबह पेश होने के समन्स भेजे, जिस पर संजय राउत ने अभी पेश नहीं होने की बात कही। मुझे पूरा अंदेशा था मुझे और मेरे कोई साथी हुए इनको तकलीफ देंगे।